Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जिस दिन हमारे देश के 40 वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आप सब अच्छे से जानते होंगे कि कैसे कायरों ने धोखेबाजी से हमारे वीर सपूतों पर हमला किया, लेकिन जब हम इसका जवाब देते हैं बालाकोट स्ट्राइक में, जब हम इसका जवाब देते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तब हम घुसकर मारते हैं, खुलकर मारते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की भूमि पर पैदा हुआ हर एक आतंकवादी यह जानता है कि वो खुलकर भारत का सामना नहीं कर सकता। इसलिए 300 किलो आरडीएक्स का प्रयोग करके, आप सब जानते होंगे 300 किलो आरडीएक्स का प्रयोग कर हमारे वीर जवानों पर हमला किया गया। दोस्तों, वो दिन जब भी याद आता है रूह तक कांप जाती है। उस दिन सिर्फ 40 वीर सपूतों के परिवार ने ही नहीं रोया था, बल्कि 140 करोड़ भारतीय रोए थे। हर एक भारतीय के अंदर एक ऐसी आग जगी थी जिस आग ने अगर चाहा होता तो पूरे पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया होता। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज 14 फरवरी 2026 को हम काला दिवस मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, और कल के दिन हम इसी दुश्मन देश के साथ एक क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि भारत के पास इतनी शक्ति है कि चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान हो, भारत हमेशा शिकस्त ही देगा और इनको धूल चाटने पर विवश कर देगा। धूल चाटने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। 14 फरवरी 2019 का बदला 15 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि भारत का दुर्भाग्य है कि इन लोगों के साथ हमें कल हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या एशिया कप की तरह फिर से भारतीय कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप सब एक और बात जानते होंगे, भारत में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद को आज मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आज 14 फरवरी 2019 का हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत शोकाकुल दिवस मना रहे हैं, एक शोक दिवस मना रहे हैं हम। भारत में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की एकता, अखंडता के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। आप सबको पता होगा कि चाहे वंदे मातरम हो या फिर राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो या फिर राष्ट्रीय गान हो, भारत के लिए क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भारत में जो इसके महत्व के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और उसमें ये लोग शामिल हैं। देख लीजिए आप इन लोगों को। क्या कहता है ये व्यक्ति? कहता है वंदे मातरम न राष्ट्रीय गान है न और ना ही संविधान का हिस्सा है। लोग अपनी आस्था के अनुसार मर्जी से गाते थे, मगर भाजपा आरएसएस ने इस गीत को प्रोपेगेंडा बना दिया। हम पर जबरन इसे थोपना चाहते हैं तो सुन लो, हमारे गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तो हम इसे नहीं गाएंगे। दोस्तों, क्या भारतीय राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत पर भी कोई राजनीति हो सकती है क्या? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत पर भी कोई बहस हो सकता है क्या? लेकिन हमारा देश ऐसा है, भारत में आजादी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में अगर आप जाएंगे तो सबको आजादी दी गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उन मौलिक अधिकारों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है आप इस वक्तव्य में देख सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है हमारे मजहब में वंदे मातरम गाइडलाइंस पर भड़के सपा नेता, हमारे मजहब में वंदे मातरम का कोई नामो निशान नहीं है, ये व्यक्ति कह रहा है। और ये एक व्यक्ति है अरशद मदनी, वंदे मातरम के खिलाफ एक लंबा चौड़ा नोट लिखता है, कहती है याद रखिए मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। अरे बिल्कुल, आप एक अल्लाह की इबादत करें कि क्या अल्लाह सबसे बड़ा है या देश सबसे बड़ा है? एक वीर जवान के लिए जो आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, 40 वीर जवान आपकी सुरक्षा में, आपकी सेवा में अपनी जान को दिए थे, उनके लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत खड़े होकर गाना आपके लिए क्या बड़ी बात है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने से क्या आपके अल्लाह पर किसी भी तरह की, या फिर किसी के भगवान के ऊपर, क्या किसी के यीशु मसीह के ऊपर, क्या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी धर्म हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाने से क्या किसी के ऊपर किसी तरह का अपमान होता है? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज के ऊपर अगर किसी भी तरह की बहस हो तो उस बहस को जायज नहीं ठहराया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन इशू किया वंदे मातरम को लेकर। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम की हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 150 वर्ष हो गए। और ऐसे लोग आज नहीं दोस्तों, 150 वर्ष पहले भी ऐसे लोगों ने वंदे मातरम को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया था। अरे वंदे मातरम है क्या? एक बार पढ़ो तो उसको, वंदे मातरम को समझो तो। वंदे मातरम क्या कहता है? वंदे मातरम की हर एक लाइन किसको संबोधित करता है? भारत की भूमि को संबोधित करता है, भारत की मिट्टी को संबोधित करता है, और उसे हमें समझना होगा दोस्तों।
आगे एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, वंदे मातरम को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में, और ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं जरूर बताइए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों को हम कितना भी समझा ले, कितना भी बता ले, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। वंदे मातरम का विरोध ये करेंगे, और वंदे मातरम के विरोध में ये कैसे कैसे वक्तव्य, कैसे कैसे स्टेटमेंट दे देंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। बांग्लादेश में कल चुनाव हुआ, नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन नए प्रधानमंत्री के कुछ नेता जो है डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? कि भाई शेख हसीना को भेज दीजिए। शेख हसीना जो एग्जाइल में है, भारत में है, लंबे समय से नई दिल्ली में है, और भारत में क्यों रह रही है ये आप सबको पता होगा, क्योंकि इनको फांसी की तो सजा हुई ही है, लेकिन इनको देश से भी निकाल दिया, भागना पड़ा इनको देश छोड़कर। और जिन लोगों ने इनको देश से भगाया, उन लोगों ने 5 सीट भी नहीं जीत पाए अच्छे से। 5 सीट जीतने में उनकी हालत खराब हो गई। वो पार्टी कौन सी थी? एनसीपी पार्टी थी। जुलाई रिवॉल्यूशन को याद कीजिए, आप जुलाई क्रांति को याद कीजिए। जिन लोगों ने जुलाई क्रांति की, जिन लोगों ने शेख हसीना को भगाया, उन लोगों पर बांग्लादेश की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया, उन लोगों को दरकिनार कर दिया। 5 सीट मुश्किल से जीत पाए वो। और इसीलिए बीएनपी के जो कुछ नेता है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई भारत के साथ अगर अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो भाई शेख हसीना को लौटा दीजिए। शेख हसीना को क्यों लौटा दीजिए? क्योंकि शेख हसीना कन्विक्टेड हैं। शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है ट्रिब्यूनल के तरफ से, बांग्लादेश ट्रिब्यूनल की तरफ से, और उनको फांसी की सजा दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको फांसी की सजा दी गई है किसी देश की तरफ से, उसको अगर आप अपने देश में पनाह दे रहे हैं तो यह गलत है, ऐसा कहना है बीएनपी के नेताओं का। यह एक काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में देखना कि शेख हसीना को लेकर भारत का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि भारत का जो स्टैंड पहले से रहा है वो स्टैंड कायम रहेगा, या फिर नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में उस स्टैंड में कोई बदलाव होता है, ये तो आने वाला समय ही बदलाएगा। और ये जो है डिमांड की जा रही है बांग्लादेश के बीएनपी गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैप देखिए आप दोस्तों, ये मैप जो है बहुत कुछ बताता है। अगर आप ये ग्रीन में जो चीज देख रहे हैं, ये ग्रीन में जितने भी आप ये जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है, ये वो कंस्टिट्यूएंसी है, ये वो क्षेत्र है जहां पे बीएनपी ने जीत हासिल की है। बीएनपी ने सॉरी, ये जो रेड है यहां पे बीएनपी ने जीत हासिल की है, और यहां पे जो ग्रीन है वहां पे जमात ने जीत हासिल की है। माफ करना, ये जो ग्रीन वाला जितना भी क्षेत्र है, ये ग्रीन, ये इन सारे क्षेत्रों में जमात ने जीत हासिल की है। और ये सारे क्षेत्र कौन से हैं? ये सारे क्षेत्र वो हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भारत की बाउंड्री है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर किसी देश के साथ है तो वो है बांग्लादेश। भारत के बहुत सारे राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, और इन सारे क्षेत्रों में अगर किसी की जीत हुई है तो जमात की जीत हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सारे क्षेत्रों में अगर जमात की जीत हुई है तो जमात का तो एकमात्र मकसद यह है भारत के खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई करना जो हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जमात का साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। जमात का साथ कौन दे रहा है? लश्कर ए तैयबा दे रहा है, जैसे मोहम्मद दे रहा है, आईएसआई दे रहा है। और यही कारण है कि जमात जो है 60 सीटों पर सिकुड़ गई दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन सारे क्षेत्रों में अगर जमात जीत रहा है तो उसका एकमात्र कोशिश क्या होगा कि इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करना। भारत के ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र, इनको प्रभावित करने की कोशिश रहेगी। इसलिए हमारे भी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो सारे हाई अलर्ट पे हैं, और हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनको भी हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो कोशिश है वो हम सबको पता है। क्यों पता है? देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, और ये व्यक्ति हमेशा धमकी देता है। हसनत अब्दुल्ला नाम है इसका। इसने क्या धमकी दिया था दोस्तों? इसने धमकी दिया कि भाई पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, हमारे जो 6 राज्य हैं खासतौर पर, उनको काटने की बात की। 6 राज्यों को क्या की? काटने की बात की। हमें समझने को, बांग्लादेश लीडर हु थ्रेटेन टू कट ऑफ 7 सिस्टर विंस बिग ब्लो, हसनत अब्दुल्ला ये जीत गया है। जो हम 7 सिस्टर कहते हैं, जो हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, इनको काटने की बात की। चाहे असम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ये सारे राज्यों को काटने की बात की। ये क्यों कह रहा है काटने की बात? ये आप सबको पता होगा। ये लंबे समय से ये जो नेता हैं, ये जो एनसीपी के नेता थे, ये जो जमात के नेता थे, इन लोगों ने जो हमारा पूर्वोत्तर के जो राज्य, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स जो है, इनको हमेशा काटने की बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, काटने की बात मत करो। काट कर तो तुमको हमने बनाया था। अगर हम तुमको नहीं बनाते तो आज भी तुम पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान में करता है, जो खैबर पख्तूनवा में करता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोगों के साथ शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, जो ऐसी घटनाएं हमें डेली सुनने को मिलती हैं, वो घटनाएं आज बांग्लादेश में भी हो रही होती। वो तो अच्छा हुआ कि भारत के नेता, भारत की सेना और भारत की सेना की मदद से तुम्हारा देश का निर्माण हो गया। नहीं तो तुम तो क्या करते? तुम पाकिस्तान के तलवे चाट रहे होते दोस्तों। ये शायद ये इतिहास भूल गया है, 1971 का वो समय भूल गया है जब 90,000 से ज्यादा सैनिकों को हमने धूल चटा दिया था, सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है हमें ध्यान में रखना होगा। हसनत अब्दुल्ला इज अ बांग्लादेश एक्टिविस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर कन्वीनर ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन व्हिच लेड द एंटी हसीना जुलाई अपराइजिंग इन 2024। देखो ना, यही वो लोग तो हैं जिन्होंने हसीना को
गद्दी से हटाया था, शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था, ये वही लोग हैं जो जुलाई रिवॉल्यूशन इन्होंने किया था। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने की बात ये हमेशा करते हैं। इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने की बात ये हमेशा इसीलिए करते हैं जस्ट बिकॉज हमारा जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है इन सारे राज्यों में। दूसरी बात, अब्दुल्ला इनिशियली स्पेयर हेडेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कोटाज इन गवर्नमेंट जॉब्स बट द कैंपेन सून ग्रीव इनटू अ ब्रॉडर एंटी हसीना मूवमेंट। हसीना सरकार के खिलाफ इसने ही आवाज उठाई थी, इसने ही एक ऐसा माहौल बनाया जो एक तख्ता पलट का रूप ले लिया। दोस्तों, इन दिसंबर 2025 अब्दुल्ला स्पार्क कंट्रोवर्सी विद एन इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ बोल के ही तो लाइमलाइट में आओगे, क्योंकि बांग्लादेश में तुम्हें तो कोई जानता नहीं। अगर विश्व में अपनी एक पहचान बनानी है तो भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दो, भारत के खिलाफ बोल दो, देश विरोधी बातें कर दो। और देश विरोधी बातें जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आप हाईलाइट हो जाते हैं, वैसे ही आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। वंदे मातरम को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो किस लिए कंट्रोवर्सी है दोस्तों? कुछ लोग तो जानबूझकर भी ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ जाए, उनकी पहचान बढ़ जाए। और वैसे ही ये भी हसनत अब्दुल्ला अकेला नहीं है, ये भी एक व्यक्ति है, इसका नाम है अतीक मुहाजिद। अतीक मुहाजिद जो है ये भी मास्टरमाइंड है हिंदू जेनोसाइड का। आप सबको पता होगा कि लंबे समय से हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है, कितने कितने देश में हमने बनाया था। जब हमने, आपको याद होगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब भारत में लाया गया था तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता था कि नागरिकता छीनने के लिए, नागरिकता देने के लिए है। नागरिकता छीनने के लिए नहीं आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बल्कि नागरिकता देने के लिए आया था। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि वो माइनॉरिटीज लोग, वो अल्पसंख्यक लोग जो इन सारे इस्लामिक स्टेट में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो इतने भी इस्लामिक स्टेट हैं, इसमें ऑपरेस्ड हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन सारे लोगों को जो है हमने बोला कि भाई हम नागरिकता दे देंगे। और भारत में आकर लंबे समय से रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे थे हम। क्यों? क्योंकि इन सारे देशों में जब तक ऐसे ऐसे लोग रहेंगे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। ये हिंदू जेनोसाइड करता है, नरसंहार करने वाले लोग हैं ये। और बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। और हिंदुओं को जो ज्यादा वोट है, हिंदुओं को जो ज्यादा वोट शेयर है, क्योंकि अवामी लीग इस बार कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी इलेक्शन, शेख हसीना नहीं थी, उनकी पार्टी उनकी पार्टी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और उनकी पार्टी को बैन करने के बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने ज्यादातर जो है वोट जो है BNP को दिया। जमात के पास तो कोई, जमात कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो जमात को तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सारे वोट जो है कहां ट्रांसफर हो गए? BNP को ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अगर जीतेंगे बांग्लादेश में तो भारत के खिलाफ तो गतिविधियां ये लोग करते रहेंगे। ठीक है, और ये है पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की हालत की बात क्या ही करूं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बात नहीं करता है। सोचो, इमरान खान एक सबसे बड़ा क्रिकेटर है पाकिस्तान का, कोई क्रिकेटर सामने आकर इमरान खान की दलील में, इमरान खान के पक्ष में, इमरान खान के सपोर्ट में जो है बात नहीं करता है। कैसा देश है भाई तुम्हारा? तुम्हारे अपने फ्रेटर्निटी के लोग, तुम क्रिकेट समुदाय के, अगर कोई व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति अगर जेल में है, उसके साथ सुसाइड हो रहा है, उसकी विजिबिलिटी छीन ली गई है दोस्तों। 15% विजिबिलिटी बची है, आंखों की रोशनी छीन ली गई, उसका हेल्थ पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, डिटोरिएट हो गया है पूरे हेल्थ उसका। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है वहां के पाकिस्तान को कि भाई इमरान खान का इलाज करवा दो, इमरान खान को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। वहां का कोई क्रिकेटर बात नहीं करता इमरान खान पे। वो देश जो है हमेशा भारत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर जो है हमेशा स्टेटमेंट देते रहता है, भारत को तोड़ने की बात करता है हमेशा। ये कितना हास्यास्पद है, आप सबको सोचना चाहिए। विल एडवांस ब्रदरली टाइज, हाउ पाकिस्तान रिएक्टेड टू BNP बांग्लादेश विक्ट्री। देखो, BNP का जो इतिहास रहा है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। आप सबको पता होगा कि 20 साल के मतलब एक तरह से वनवास के बाद दोबारा सरकार बन रही है BNP की। खालिदा जिया, उसके बाद जियाउर रहमान, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बांग्लादेश पर। अब उनके बेटे जो है वो शासन करेंगे। इतिहास देखा जाए 2000-2005 का जो इतिहास देखा जाए, उस समय देखा जाए तो BNP का जो इंक्लिनेशन रहा है, एक तरह से जो उनका मुड़ाव रहा है, झुकाव जो रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ रहा है। लेकिन नए दौर में लंदन से लंबे समय तक रहकर आए हैं, 17 साल लंदन में रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है, हो सकता है उसके विचार में कोई बदलाव आए हों और भारत को लेकर एक नई रणनीति बनाने की वो लोग सोच रहे होंगे। 20 साल पहले का जो इतिहास रहा है और अभी का जो समय है उसमें काफी बदलाव हुआ है, और नए बदलाव की वजह से हमें नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि भाई 2000-2005 के समय में जो BNP के साथ हमारा एक तरह से टाई अप था वही चलेगा, और हम दोनों मिलकर जो है भारत को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले ही S जयशंकर बांग्लादेश गए हुए थे और वहां पे जो है BNP के जितने भी लीडर्स थे उनसे भी मुलाकात की। खालिदा जिया की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि भारत को मालूम था कि अवामी लीग के ना होने की स्थिति में BNP ही वो पार्टी है जो वहां पे जीत हासिल कर सकती है, उसको ही मैंडेट मिलेगा, और बंपर वोट से वो जीती भी है, 200 से ज्यादा सीटें उसको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक और बात है दोस्तों, बांग्लादेश का अगर इतिहास देखते हैं तो बांग्लादेश में बेगमों ने शासन किया है, कोई पुरुष लंबे समय तक शासन नहीं किया है। लेकिन ये आसार लगाए जा रहे हैं कि चूंकि जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं उनके पास जो फुल मैंडेट मिला है, बंपर वोट मिली है,
उनके पास सीट्स ज्यादा हैं, तो हो सकता है वो लंबे समय तक शासन करें, ये इसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। इज बांग्लादेश गोइंग टू पाकिस्तान में इनसाइड द बांग्लादेश आर्मी रोल इन ढाका इलेक्शन? तो ये तो आसिम मुनीर तो ये हमेशा ऐसा ही सोचते रहता है कि भाई किसी को जो है हम अपने तरफ कर ले और भारत को खिलाफ हम साजिश करते रहे, तो ये तो कुछ होने वाला नहीं है। कंपैरिजन विद पाकिस्तान वैलिड और ओवरस्टेटेड? फर्स्ट पाकिस्तान एक्सपीरियंस रिपीटेड फॉर्मल कूप्स एंड डायरेक्टली मिलिट्री गवर्नमेंट बांग्लादेश 2026 सिनेरियो इन्वॉल्व सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट विदाउट ओवर्ट एजम्पशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। देखो ये सब वही बात है कि पाकिस्तान का जो हाल है वही बांग्लादेश में रहा है। कभी मिलिट्री कूप हुई, कभी डिक्टेटरशिप आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर डिक्टेटरशिप आया, कभी मिलिट्री रूल आ गई। तो ये सब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोनों का हाल यही रहा है। लोकतंत्र तो इन दोनों देशों में कभी था ही नहीं, लोकतंत्र तो कभी था ही नहीं। तो भारत से लोकतंत्र का कंपैरिजन तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत में 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से भारत में लोकतंत्र स्थापित है। एक बीच में जो हमारा 1975 का जो दौर था, जो आपातकाल का दौर है, इमरजेंसी का जो दौर है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में लोकतंत्र जो है बहुत अच्छे से जो है वो बहाल रहा है। फॉर द करेंट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोड अप मास पॉपुलर अपराइजिंग रादर देन यूनिलैटरल मिलिट्री सीजर ऑफ पावर। ठीक है दोस्तों, सिंधु जल संधि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको लेकर भी हमेशा स्टेटमेंट दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या डिस्कशन है? इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एकमात्र डिस्कशन यही है कि भाई भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे भारत बहुत कुछ कर सकता है, तुम्हारी हालत खराब कर सकता है दोस्तों, है ना। तो ये व्यक्ति हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्होंने बोला कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो यूएन के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा भारत को, इस समझौते को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों पार्टी हैं इसमें, दोनों पार्टी के बैठने से, दोनों पार्टी की रजामंदी से जो है कोई डिस्कशन लिया जाएगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो ये लेकर जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, और ये विवाद को लेकर हमेशा ये लोग जो है स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। और एक बार सऊदी से दोस्ती कर बुरा फंस गया है पाकिस्तान, नहीं पिघला मुस्लिम ब्रदर यूएई का दिल, चुकाना ही होगा लोन। अरे लोन ले लोगे और भाग जाओगे तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? यूएई जो है हार मानने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, दया नहीं दिखा सकता है तुम पर। ठीक है, तो तुम जो दोस्ती कर रहे हो सऊदी से, तो एक तरफ से दोस्ती करोगे और दोनों तरफ से दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो, ऐसा नहीं होगा ना। सऊदी से दोस्ती करोगे तो यूएई तो अपना लोन लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये भी समझना होगा। तो पाकिस्तान एक चाल चल रहा था कि भाई खुश करते रहते हैं सबको, सबको जो है चाटने की आदत है इसको, सबको जाकर खुश करते रहता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना हो, अलग अलग देशों में जाकर लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा बांग्लादेश को खुश करने के लिए इसने बोला कि भाई मैं तो क्रिकेट मैच ही नहीं खेलूंगा। बांग्लादेश को क्यों खुश करना चाह रहा था? क्योंकि इसको पता था कि लोकतंत्र स्थापित होने वाला है, नई सरकार बनने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, और बांग्लादेश जो है क्या करेगा, पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इसीलिए इसने क्या किया, बांग्लादेश को क्या एडवांटेज लेने के लिए इसने बोला कि भाई हम पाकिस्तान जो है भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो ये पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है चाटने की, और वो चाटते रहेगा, ये हम सब जानते हैं। फिर जो है हमारा राफेल F5 होगा स्टील्थ लड़ाकू विमानों का काल, न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस भारत आकार कैसे बदलेगा पावर गेम। तो देखो भारत भी जो है हमारा जो एयर पावर है, जो हमारी नेवी है, एयरफोर्स है और जो आर्मी है, तीनों तो हमारे बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एयरफोर्स में जो है नए नए जो है फाइटर प्लेन्स हो गए, नए नए विमान जो है उनको जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में आपस में डील है, वो हम सभी जानते हैं। ये व्यक्ति, ये जो हमारे देश के सबसे बड़े सेनाध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई पंचशील जो समझौता हुआ, पंचशील जो समझौता किया नेहरू जी ने, वो सबसे बड़ी गलती थी उनकी। दोस्तों ये सीडीएस है भारत के, और भारत के सीडीएस की तरफ से ऐसा बयान आना ये बहुत बड़ा माना जा रहा है। सीडीएस ने ये सीधे सीधे कहा है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने जो भाई नेहरू पुस्ट पंचशील पैक्ट विद चाइना, डिफेंस चीफ एक्सप्लेन। देखो उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो चुनौतियां थी, उसको भी हमें समझना होगा। पंचशील एग्रीमेंट क्या कहता है? पंचशील एग्रीमेंट कहता है कि भाई हम आपको संप्रभुता, आपकी संप्रभुता को जो है हम ध्यान रखेंगे, आपकी एकता अखंडता को जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, हम लोग एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के पर्सनल यानी कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पंचशील एग्रीमेंट का एक बहुत जो है अच्छा खासा ढांचा है, उसको समझना होगा। दूसरा, हमने तो बहुत अच्छे से जो है चीनी भाई भाई का नारा दिया, भारतीय चीनी भाई भाई का नारा, लेकिन ये चीनी कभी भारत के हुए नहीं। चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे लद्दाख का मुद्दा हो, अक्साई चीन का मुद्दा हो, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर जो है चीन ने भारत के साथ धोखा किया है, ये हमें समझना होगा दोस्तों। लेकिन नेहरू जी ने जो गलती की उस समय 1954 के आसपास, वो गलती का खमियाजा जो है हम आज तक भुगत रहे हैं। खमियाजा क्या भुगत रहे हैं? ये देखो, ये है मैप, ये देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो लाइन है इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैकमोहन लाइन। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे विलेजेस में चीन ने घुसपैठ की, और घुसपैठ करने के बाद वहां पे अपना जो है रोड बनाना शुरू कर दिया। आपको पता होगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, एक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो क्या कर रहा है, नए नए स्कीम्स ला रहा है, नए नए जो है यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है इन सारे एरियाज में। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण जो है पंचशील एग्रीमेंट है। हमने जो है एक तरीके से सहिष्णुता दिखाई, हमने जो है एक तरीके से ब्रदरहुड की भावना दिखाई, हमने बोला कि भाई वसुधैव कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं, और इसका फायदा चाइना ने उठाया और हमारे क्षेत्रों पर जो है इसने कब्जा करना शुरू किया। और सबको पता होगा डोकलाम, अक्साई चीन, इन सब का जो है वजह जो है वो इतिहास में है। आज का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है इतिहास का 1954 का मुद्दा है।
Nehru was aware of the McMahon line in the eastern sector and India's claim in Ladakh, but there was still uncertainty, so that's why he wanted to go for the Panchsheel agreement, General Chauhan said. जनरल चौहान ने कहा कि पंचशील एग्रीमेंट हमने इसीलिए तो किया था क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको लेकर विवाद था, क्योंकि जो लाइन बनाई गई वो कहते हैं कि भाई ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन ये ब्रिटिशर्स ने बनाई, तो भाई चाइना मानता नहीं है इसको, चाइना मानता नहीं है। आपको एक चाइना की थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति आप सबको पता होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अगर नीति नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है चाइना की। The line was negotiated during the 1913 Simla Convention and was named after the British negotiator Sir Henry McMahon. इनके नाम पे जो है इस लाइन को रखा गया है। However, China never recognized the boundary, claiming it was imposed by British India and Tibet. ब्रिटिश इंडिया ने जो है इस लाइन को ड्रॉ किया है 1913 में सिमला कन्वेंशन के तहत, इसलिए कहता है भाई हम इसको मानेंगे ही नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? और यही कारण है कि इन सारे क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में खास करके चाइना के साथ हमेशा हमारा विवाद होते रहता है। ठीक है दोस्तों, चाइना had moved into Lhasa, they had moved into Xinjiang. This particular area was extreme from both the ends, so they wanted stability, he said. In 1954, India recognized Tibet as part of China. यही तो गलती थी हमारी, तिब्बत को हमने जो है चाइना का पार्ट बना दिया। आप सबको पता होगा दलाई लामा का जो केस है, दलाई लामा को जो है भारत में हमने शरण दी, धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे जो है हमने उनका जो है मठ बनाया। ठीक है, और बोथ कंट्री साइंड द पंचशील एग्रीमेंट विद दिस इंडिया एज्यूम दैट इट हैड सेटल्ड द नॉर्दर्न बॉर्डर। जैसे हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया तो हमें लगा कि भाई नॉर्दर्न बॉर्डर जो है हमारे, ये जो बॉर्डर्स हैं इनका प्रॉब्लम का जो ये डिस्प्यूट है वो सारे सॉल्व हो गए, लेकिन ये सॉल्व हुए नहीं। द ओनली एरिया दैट वाज एज्यूम्ड वाज नॉट सेटल्ड थ्रू अ फॉर्मल काइंड ऑफ ट्रीटी दैट द सीडीएस सेड द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 5 प्रिंसिपल आर बेसिकली अ फ्रेमवर्क इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी टू ऑल्सो स्ट्रेस नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की कोई भी हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। चाइना जो है भारत के मामलों में नहीं करेगा, भारत जो है वो चाइना के मामले में नहीं करेगा। साथ ही साथ एक दूसरे पे ये किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहेगा इनके बीच में, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। दोस्तों, पंचशील को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वंदे मातरम का जो विवाद है इस पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबके जो कमेंट्स पढ़ के जो है मुझे काफी अच्छा लगता है, आप सबके कमेंट्स काफी मोटिवेटेड होते हैं। कमेंट में अपने विचार को जरूर लिखें। और आज के दिन 14 फरवरी का दिन हमारे इतिहास के लिए काला दिवस है, काला दिन है। इसके लिए जो है देश के वीर सपूतों के लिए, देश के वीर जवानों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उन जवानों के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।